नमस्कार। वार्तिक टीवी की इस संक्षिप्त कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के इस प्रोग्राम में हम दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। दोनों मुद्दे रेलेवेंट हैं। एक मुद्दा खाड़ी से जुड़ा हुआ है और ईरान से खास तौर पर आज हम बातचीत करेंगे। ये जो गल्फ में वॉर है, इजराइल के खिलाफ जो एक्शंस चल रहे हैं हमास का, तो ठीक है, एक पैलेस्टाइन जो मूवमेंट है और हमास जिसके लिए खड़ा हुआ था, वो तो वहाँ के लोग जो रहने वाले हैं उनकी एक लड़ाई है। और ईरान वहाँ पर जाकर जिस तरह से बना देश, और वहाँ जिस तरह से फिर ईरान ने इन लोगों की दुश्मनी में रहते हुए किस तरह से अपने आप को सर्वाइवल में रखा, और ये जो हमास के लोग हैं ये किस तरह से वहाँ विभिन्न देशों की मदद से इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, वहाँ तक ठीक है। ये वहाँ के लोकल लोगों की लड़ाई है और वहाँ अपने अस्तित्व की लड़ाई इजराइल के साथ वो लड़ते हैं। और अलग पैलेस्टाइन जो कंट्री बनाने की जो बात है वो भी वहाँ पर एक इशू है। लेकिन ईरान इस वॉर में आखिर क्यों है? ईरान की न तो कोई बॉर्डर है, न ईरान का किसी भी तरह का और कोई झगड़ा है इजराइल से। हिजबुल्लाह को जिस तरह से समर्थन दिया जाता है और लेबनान को जिस तरह से ईरान ने हिजबुल्लाह के माध्यम से, हिजबुल्लाह के जरिए लेबनान को पूरी तरह से कब्जे में कर लिया है, इसके पीछे की क्या वजह है? टग ऑफ वॉर तो चल रही है दोनों नेताओं के बीच में। अभी बातचीत करेंगे कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान के जो इमाम हैं, सुप्रीम लीडर हैं, मजहबी लीडर हैं और अयातुल्लाह खमेनाई के बेटे हैं अली खमेनाई, वो क्या बयान दे रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू का क्या बयान है, ये तो बात चल रही है। लेकिन बोन ऑफ कंटेंशन क्या है दोनों के बीच में, ये आज हम इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। और दूसरा मुद्दा, आज हमारी वायुसेना को जिस तरह से एक नई ताकत मिली है और अब निकट भविष्य में वायुसेना को जिस तरह से मालवाहक जहाज मिलने वाला है एयरबस के रूप में, ये किस तरह का होगा, किस तरह से वायुसेना में चेंज लाएगा, क्या है इसकी खासियतें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में इसका जो प्लांट का जो एक तरह से उद्घाटन किया है। फाइनल असेंबली लाइन जो बनी है ये टाटा कंपनी की तरफ से और एयरबस के कोलैबोरेशन में जो प्लांट बना है, इसका आज उद्घाटन हुआ है। पिछले 2 साल पहले यानी 2022 में इसी अक्टूबर में ही इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा में किया था। 2 साल के अंदर ये जो तरक्की हुई है, एक तरह से ये काम अकम्प्लिश हुआ है, ये आज दुनिया देख रही है। तो आज इसके ऊपर बातचीत करेंगे कि किस तरह से भारत की वायुसेना की दहाड़ अब पड़ोसियों को बेचैन करेगी। ये आज के प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं। पहला जो हिस्सा है वो इजराइल और ईरान का हम टेकअप करने जा रहे हैं। आज ये मुद्दा रेलेवेंट क्यों बना है, इसके पीछे वजह यह है कि आज इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने ईरान के हमले का जवाब प्रॉपर तरीके से दिया है और हमने वो सभी टारगेट्स पूरे किए हैं जहां हमारी नज़र थी। आपको ध्यान होगा 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर 100 मिसाइलों से हमला किया था और इजराइल ने इसका बदला लिया। और बदले में आज नेतन्याहू ने जो कहा, मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात आ रही है, उन्होंने एक न्यूज़ एजेंसी को बातचीत करते हुए कहा कि इजरायली हमले ने ईरान को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, साथ ही अपने सभी टारगेट्स को हासिल किया है। इस पर पलटवार करते हुए ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनाई ने जो बात कही है वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने हालांकि पहली बार आज इस तरह की कोई बात कही है। खमेनाई ने कहा कि इजराइल के हमले को न तो बढ़ा चढ़ाकर देखना चाहिए, यानी उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि बड़ा चढ़ाकर ना दिखाएं आप, न ही इसे कमज़ोर समझा जाए। यानी उन्होंने ये तो मान लिया कि इजराइल ने हमला जोरदार तरीके से किया है। और अली खमेनाई ने और भी कई तरह की बातें की। वो चूँकि मजहबी लीडर हैं, उन्होंने वहाँ के जो ख़ास तौर पर यूथ हैं उनको उकसाया कि ईरान के जो युवा हैं, ईरान के जो नौजवान हैं, उनकी जो ताकत है वो इजराइल को जल्द ही देखने को मिलेगी और हम हमारे अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि इजराइल को इसका हमारे नौजवानों की ताकत से अवगत कराया जाए।
अब ये आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है कि ईरान हमला करेगा, वापस से पलटवार करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ईरान को साफ तौर पर कह दिया है कि अब आप हमला ना करें, हिसाब बराबर हो गया है और इजराइल को अपनी डिफेंस का राइट है। तो ये तो हो गई सिचुएशन। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि ईरान इतनी दूर बैठे इजराइल को हर बार परेशान करता है और इस जंग को पूरी तरह से मजहबी रंग दे देता है? इसके पीछे क्या कारण है? और हिजबुल्लाह को इतना सपोर्ट करके वहाँ पूरी तरह से हिजबुल्लाह को समर्थन देकर, बल्कि आप यूँ समझ सकते हैं कि हमास सुन्नी संगठन है लेकिन हमास को भी मदद जाती है ईरान की तरफ से। ईरान के पास चूँकि तेल के अकूत भंडार हैं तो वो पैसा जो है वो वहाँ इस काम में लगाया जाता है। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? बोन ऑफ कंटेंशन क्या है? बोन ऑफ कंटेंशन है जेरूसलम। जी हाँ, जेरूसलम जो तीनों मजहबों की, जुडाइज्म यानी यहूदी इजरायली जिनको हम कहते हैं, और क्रिश्चियंस और इस्लाम, इन तीनों मजहबों की रिलीजियस कैपिटल कह सकते हैं आप। दो रिलीजन यानी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी, ये तो अपना ओरिजिन ही जेरूसलम से मानते हैं। मोसेस जो यहूदियों के प्रोफेट हैं और मोसेस के जो भाई थे आयरन, इधर जीसस क्राइस्ट, उनकी पैदाइश भी वहीं हुई। इस्लाम का जहाँ तक ताल्लुक है, इस्लाम के प्रोफेट मोहम्मद जो हैं, वो जब इस्लामिक मान्यता के मुताबिक जब अल्लाह से मिलने जाते हैं बराक पर, बराक एक जानवर है जो न घोड़ा है और न गधा है न खच्चर है, एक अलग टाइप का, एक सेलेस्टियल जानवर इस्लामिक मान्यता में बताया जाता है। उसके ऊपर जब प्रोफेट मोहम्मद जाते हैं तो रास्ते में वो जेरूसलम रुकते हैं। इसलिए इस्लामियों का ये दावा है कि ये जेरूसलम भी हमारी ओरिजिन का ही एक तरह से पार्ट है। तो अल-अक्सा मस्जिद, वहाँ मुसलमान भी जाते हैं, मक्का मदीना की तरह मुसलमानों के लिए जेरूसलम भी एक तीर्थ यात्रा का, एक पिलग्रिमेज का स्थान है और वहाँ एट एनी मोमेंट देश दुनिया से मुसलमान पहुँचता है जेरूसलम। तो जेरूसलम तीनों रिलीजन्स का एक तरह से सेंटर है। लेकिन बात यहाँ ये है कि क्रिश्चियंस के पास में वेटिकन है, जो वेटिकन को मानते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड वालों के लिए रॉयल चर्च। तो जेरूसलम जो है वो बेसिकली यहूदियों के लिए तो एकमात्र है, इस्लामियों के लिए मक्का और मदीना है, लेकिन यहूदियों के लिए केवल एकमात्र जेरूसलम ही है। अब बात यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि ये दोनों रिलीजन वाले तो आते हैं एक तरह से हम अपना वो मानते हुए, लेकिन इनका मेन वो नहीं है। लेकिन फिर भी इजराइल ने जेरूसलम को तीनों रिलीजन्स के लिए खुला रखा हुआ है और ये जब इजराइल को बसाया गया था यूएन चार्टर में भी जेरूसलम को एक तरह से इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बाउंड्री माना गया था। तो जेरूसलम जाते हैं लोग के लिए। लेकिन अब ईरान का जेरूसलम से क्या संबंध है? बाकी इस्लामिक कंट्री क्यों उतने उतावले नहीं हैं? इसका कारण यह है कि सुन्नी और शियाओं की लड़ाई में शिया मुसलमानों के पास में मक्का और मदीना से कोई वास्ता नहीं है। वो पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हैं और वहाँ पर भी उनके साथ जो व्यवहार होता है वो अच्छा व्यवहार नहीं होता है। पूरी दुनिया में पिछले 1500 सालों से शिया और सुन्नियों के बीच में एक ज़बरदस्त बैटल चल रहा है और इस बैटल में शिया कमज़ोर पड़ते हैं क्योंकि सुन्नियों की जनसंख्या ज़्यादा है। यदि हम शियाओं की कंट्री देखें तो ईरान, बहरीन, इराक में कुछ और कुछ इलाका लेबनान का, ये स्थिति है शियाओं की। ज़्यादा कंट्रीज में शिया नहीं है, तो बनिस्बत इनके सुन्नियों की कंट्री ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में तो जहाँ आप देखते हैं हर रोज़ ही शियाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं, तो सुन्नियों की तरफ से हमेशा शियाओं के ऊपर दबाव रहता है। अब यदि ईरान पैलेस्टीनियन मूवमेंट के मार्फत
और हिजबुल्लाह के मार्फत एक अलग पैलेस्टाइन खड़ा कर लेता है तो वहां पर शियाओं का बोलबाला होगा। और पैलेस्टाइन जैसे ही बनेगा वैसे ही जेरूसलम के ऊपर ईरान का कब्जा हो सकता है। और ये इस्लामिक दुनिया में हेजेमनी के लिए, शियाओं के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है कि वो किसी तरह से मक्का मदीना की तरह, अब मक्का मदीना तो उनके हाथ में नहीं आ सकती, क्योंकि मक्का मदीना में यदि उनका प्रतिनिधित्व जीरो है तो वो केवल पिलग्रिमेज के लिए जा सकते हैं। अब मक्का मदीना में भी उनकी एक लड़ाई पिछले 1500 सालों से चल रही है। वो लड़ाई क्या है? वो लड़ाई है प्रोफेट मोहम्मद के ज़माने से ही, मोहम्मद साहब के टाइम में मोहम्मद साहब ने जब जंगें लड़ी तो एक जंग लड़ते आने के बाद एक अब आप इस्लामिक वर्शन में तो उसको यहूदी कह सकते हैं, लेकिन हमारी मान्यता कुछ और है। वो यहूदी उस पूरे इलाके के लोगों को ये लोग कहते हैं, लेकिन वहाँ हमारे लोग भी थे, तो वो कभी बाद में बात करेंगे कि ये किन लोगों को इन्होंने हराया था। और मूर्ति पूजक लोग जो थे, जो देवी की पूजा कर रहे थे, जो और देवताओं की पूजा कर रहे थे, उनकी मूर्तियों को तोड़ा। शियाओं के जो इमाम हैं, पहले इमाम अली, उन्होंने भी तोड़ा, उनके नेतृत्व में भी तोड़ी गई मूर्तियाँ। तो वो मूर्तियाँ किसकी थीं? वो सनातनियों की मूर्तियाँ थीं। बहरहाल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि मक्का मदीना के ऊपर कोई दावा शियाओं का बनता है क्या? इसमें शियाओं का ये कहना है कि जो फदक जो जगह थी, फदक एक एस्टेट थी जिस पर सनातनियों का जो, या यूं आप इसको यूं समझ लीजिए कि पैगन्स का, मूर्ति पूजकों का कब्जा था। वहां मोहम्मद साहब की सेना के डर से, मोहम्मद साहब के अटैक्स के डर से, इस एस्टेट के जो मालिक थे मूर्ति पूजक, उन्होंने आधी एस्टेट मोहम्मद साहब को व्यक्तिगत तौर पर दान में दी, ऐसा शिया लोग बताते हैं। जबकि सुन्नियों का यह कहना है कि जो माले गनीमत और माले फै है उसके तहत इसका बंटवारा होगा, यानी कि जंगों में जो भी जमीन हाथ आई है वो अकेले प्रॉफिट के परिवार को नहीं जा सकती है। लूटपाट का जो माल था, जिसको माले गनीमत कहते हैं, वो 80%, यानी 4 हिस्से लूटपाट में शामिल जो लोग थे उनको, यानी जो शोहदा थे, जो शहीद होने जा रहे हैं, यानी कि शोहदा यानी शूरवीर, प्रॉफिट की सेना के लोग, 80% सेना का हिस्सा है और 5वां हिस्सा यानी 20% हिस्सा प्रॉफिट को मिलेगा। तो ये बंटवारा था। बाद में इसको अली ने भी डिफाइन किया उमर के टाइम में कि प्रॉफिट के टाइम से यही डिसाइडेड है। अब प्रॉफिट के टाइम की बात हदीसों में इस तरह की तो नहीं है कि प्रॉफिट ने क्लियर कट ये कहा हो, लेकिन बंटवारे करने की बात तो थी। तो क्लियर कट रूलिंग नहीं थी, इसलिए अली को बुलाया गया, उमर जब खलीफा थे, और अली से पूछा गया कि इसका बंटवारा कैसे किया जाए, क्योंकि ये जो लोग युद्धों में जाते हैं अब ये अपना हिस्सा मांगते हैं। तो अली ने कहा कि 4 हिस्से माले गनीमत के होंगे और 1 हिस्सा माले फै का होगा। माले फै यानी खलीफा। तो ये 5 हिस्से इस तरह से बटेंगे। बहरहाल बात करते हैं फदक की। तो ईरान के जो शिया हैं, उनका जो कहना है, उनका जो दावा है वो ये है कि फदक जो जागीर थी वो मिली थी प्रॉफिट को, और ये पर्सनल प्रॉपर्टी के तौर पर दी गई थी, ये उपहार में दी गई थी, इसलिए ये प्रॉफिट की बेटी फातिमा को मिलनी चाहिए और फातिमा के पति अली को मिलनी चाहिए, अली के वंशजों को मिलनी चाहिए। आप हम सब जानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा एकमात्र संतान बची थी, बाकी संतानें मर चुकी थीं। फातिमा के जो पति थे वो प्रॉफिट मोहम्मद के भतीजे लगते थे, चाचा के बेटे, यानी भतीजे नहीं, चचेरे भाई मान सकते हैं आप। तो अली को बेटी दी गई। अली की पत्नी जो थी वो फातिमा, मोहम्मद साहब की बेटी। फातिमा जो डायनेस्टी बनी बाद में, वो फातिमा के नाम से बनी हुई है। तो शिया लोग अपना पहला इमाम मोहम्मद साहब के बाद अली को मानते हैं, और अली की जो पत्नी फातिमा, उनकी जो जागीर है उसके लिए लड़ाई हुई प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जाने के तुरंत बाद। इसमें अबू बकर के समय फातिमा
रूट कर आ गई वहाँ दरबार से, अबू बकर के दरबार से, और अबू बकर को उन्होंने खूब लानत मनामत सुनाई कि ये प्रॉपर्टी जो है ये हमारी है, ये हमें दी जाए। इसके ऊपर झगड़े हुए और उमर के बारे में भी कहा जाता है कि उमर ने बलवा भी किया वहाँ पर, और फातिमा का घर भी जलाया गया बताया, ऐसी भी बातें आती हैं। और फातिमा का एक बेटा उनके जो पेट में था वो इस घटना की वजह से अबॉर्ट हुआ, और अली इस मामले में बहुत दुखी हुए। ये शिया इस्लामिक जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें बात आती है। तो ये जो फदक है, ये झगड़े की जड़ क्यों बना 1500 साल, इसका भी एक ही कारण है कि सुन्नी मुसलमानों की मक्का मदीना पर जो हेजमनी है उसको शिया मुसलमान फदक की जागीर के तौर पर, फदक की जागीर के जरिए अपना दावा पेश करना चाहते हैं। अब वो तो मिल नहीं रहा, तो अब इजराइल के थ्रू, मतलब इजराइल के पास में पैलेस्टाइन बनाकर और जेरूसलम के ऊपर कब्जा करने की कोशिश, और जेरूसलम के ऊपर कब्जा यदि शियाओं का हो जाता है तो बराबर की ताकत में शिया आ जाते हैं, और फिर सुन्नी मुसलमानों की मक्का मदीना के ऊपर जो हेजमनी है उसको ईरान के शिया चैलेंज कर सकते हैं, लेबनान के शिया चैलेंज कर सकते हैं। ये है पूरा झगड़े का वातावरण। इसकी वजह से दूर बैठा हुआ ईरान इजराइल को हमेशा तंग करता रहता है, और मिसाइल से अटैक करता है, कभी टेररिस्ट भेजता है, कभी क्या करता है। असल कहानी यहाँ है। अब बात कर लेते हैं भारत की वायुसेना के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन है, और इस गौरवशाली दिन में वायुसेना को जो मालवाहक जो विमान मिलने वाले हैं एयरबस के, ये विमान बहुत ही ज़बरदस्त विमान होंगे। आज वडोदरा में जो कुछ हुआ उसको दुनिया ने देखा है। और यदि हम बात करें स्पेन की, पहले बात कर लेते हैं। स्पेन एक छोटा सा देश है, हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि भारत को कहीं डिमीन उसमें कर रहे हैं, लेकिन स्पेन एक छोटा सा देश है। हालांकि एयरबस जो कंपनी है ये स्पेन की नहीं है, इसमें 4 देशों की कंसोर्टियम है, 4 देशों के लोगों की एक कंसोर्टियम है। इसमें जर्मन, फ्रांस, स्पेन और बाद में ब्रिटेन की 20% की हिस्सेदारी है इसमें, और 80% की हिस्सेदारी जर्मन, फ्रांस और स्पेन की है। तो ये कंसोर्टियम एक कंपनी है असल में। अब कई लोग कहते हैं कि वायुसेना या थल सेना के या हमारी जल सेना के जो इक्विपमेंट हैं वो सरकार को बनाने चाहिए। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया में कंपनियां बनाती हैं और वो फिर सरकारें उनसे खरीदती हैं, वायुसेना हो चाहे थल सेना हो। तो ये कोई नियम नहीं है पूरी दुनिया को यदि हम देखें तो। और एयरबस जो है वो दुनिया की 2nd लार्जेस्ट विमानन कंपनी है बोइंग के बाद में। और एयरबस दोनों ही तरह के बनाती है विमान। और भारत के साथ जो समझौता हुआ, ये समझौता बहुत ही ज़बरदस्त समझौता हुआ। आपको ध्यान है 22,000 करोड़ रुपए का एक समझौता था। 2022 में इसका प्लांट का उद्घाटन वहाँ प्लांट की नींव लगी वडोदरा में। और आज जो पीएम मोदी और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने वहाँ वडोदरा में रोड शो किया, और रोड शो के बाद में स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचे, जहाँ ये फाइनल असेंबली लाइन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस की जॉइंट वेंचर में बना है। ये C295 जो एयरबस का विमान है, मालवाहक विमान, हमारी वायुसेना को मिलेगा, और ये एब्रोज 748 की जगह ले लेगा। अब ये एडवांस स्टेज का C295 जो है ना एयरबस, ये हमारी वायुसेना को मिल जाएगी। अब इससे होगा क्या, परिवर्तन क्या आएगा, ये बात हम कर लेते हैं। 480 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये एयरबस का विमान उड़ सकेगा। ये बहुत बड़ी बात है। मालवाहक विमान, फाइटर जेट्स की बात नहीं है, मालवाहक विमान जो खुद 11 टन वजनी है, और इतना ही लगभग वजन ये ढो सकता है, और 5,500 किलोमीटर तक लगातार उड़ सकता है। ये हमारे पड़ोसी ध्यान से सुन लें, ये अचीवमेंट है। 22,000 करोड़ के इस सौदे में भारत सरकार ने जो इस बार मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत जो अचीवमेंट हासिल किया है वो ये किया है कि इसमें 40 विमान एयरबस के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत भारत में बन रहे हैं, यानी वडोदरा में टाटा एडवांस लिमिटेड के सहयोग से बनाए जा रहे हैं। एयरबस के इंजीनियर्स वहाँ हैं, और बाकी छोटे मोटे एसएमई के जो लोग हैं वो भी इसमें असेंबली के जो पार्ट्स बनने वाले हैं उसमें शामिल रहेंगे।
40 विमान यहाँ बनेंगे और 16 विमान एयरबस अपने स्पेनिश प्लांट में बनाकर यहाँ भेजेगी। दैट इज द बिग अचीवमेंट मेक इन इंडिया का, मेड इन इंडिया का। अब इसमें प्रोडक्शन जो है वो 2026 में पहली खेप जो है एयरबस और टाटा दे देंगी भारत की वायुसेना को, और 2031 तक का टारगेट है पूरे के पूरे 56 के 56 मालवाहक मालडोही विमान भारत की वायुसेना को मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। तो स्पेन एक छोटा सा मुल्क, लेकिन वहां इस तरह के प्लांट पहले से ही हैं, और आप इन सारे कंट्री छोटे ही हैं। आप देख लीजिए जर्मनी को थोड़ा छोड़ने, इंग्लैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, और जर्मनी भारत के मुकाबले में तो एक कुछ है नहीं। स्पेन की बात करें 5 करोड़ से भी कम की आबादी है, और यदि डाइवर्सिटी की बात करें, भारत में कई लोग कहते हैं डाइवर्सिटी बहुत है इसलिए डेवलपमेंट नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी बनाने के लिए एनवायरनमेंट तैयार करना पड़ता है, कैटलिस्ट की भूमिका में सरकारों को समाज को आना पड़ता है, वेंचर के लिए पैसे लगाने पड़ते हैं, रिस्क उठानी पड़ती है। ये यूरोप में और अमेरिकन, बेसिकली अमेरिका में यूरोपियन लोग ही रहते हैं, वो वेंचर करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो रिस्क लेना जानते हैं। आज से नहीं, वो समुद्री यात्राएं करके, स्पेन की बात कर रहे हैं, छोटा सा तो मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया में ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं था जहां स्पेनिश कॉलोनी नहीं थी। ये तो स्पेनिश सिविल वॉर की वजह से अमेरिका की ज़्यादातर कॉलोनीज इनके हाथ से चली गई, अदरवाइज विश्व का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहां स्पेनिश कॉलोनी नहीं थी, ब्रिटेन की कॉलोनी नहीं थी। ये वो कंट्रीज हैं, रिस्क ली उन्होंने, समुद्री यात्राएं की, गए, खोज की उन्होंने। अब ठीक है, लूटपाट भी है इसमें शामिल, लालच भी शामिल है, लेकिन बिना ग्रीड के आप काम भी नहीं कर सकते। आवश्यकता ही अनुसंधान की जननी है। अब भारत के लोग तो क्या है कि ठीक है, हम तो कन्फाइंड यहीं रहेंगे, और जैसे भी दुख सुख पाके उस मेंढक की तरह रहेंगे जो मेंढक 100 डिग्री के टेम्परेचर तक चलता रहता है। एक मेंढक ऐसा है जो 100 डिग्री टेम्परेचर के पानी में आप डालोगे तो वो उछल के बाहर आ जाएगा। तो वातावरण ही ऐसा था वहाँ यूरोप में कि वो 100 डिग्री पर उबलता हुआ वाटर था, कुछ था ही नहीं वहाँ, तो लोग निकले बाहर। तो स्पेन की बेस जो अभी एयरबस के साथ हमारा हुआ, वहाँ पर इनका बहुत बड़ा ऑपरेशन चलता है। हालांकि एयरबस के कई जगह पे प्लांट्स हैं, जैसा कि हमने बताया आपको कि 4 देशों का एक कंसोर्टियम है, और बट हम बात यहाँ ये फोकस करना चाह रहे हैं कि 5 करोड़ से कम की आबादी है, इसमें करीब 55-56% जो लोग हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, बाकी सब नॉन रिलीजियस हैं। इसमें 55-56 में भी मैक्सिमम जो हिस्सा है वो चर्च गोइंग नहीं है। तो ये भी नहीं कि कोई चर्च की वजह से या क्रिश्चियनिटी की वजह से कोई डेवलपमेंट हो गया और यहाँ हिंदू रिलीजन, सनातनी रिलीजन तो कर्स्ड है, इसमें तो 4 वर्ण थे साहब, शूद्रों के साथ ऐसा हो गया। सब बकवास की बातें। पूरे यूरोप में क्लासिफिकेशन शुरू से है, कोई हिस्ट्री पढ़े तो सही। ये जो रिबेल्स, फ्रेंच जिसको कहते हैं क्रांति कहते हैं फ्रांस की, वो क्यों हुई? यही तो थी कि एक दलित वर्ग था, एक शासक वर्ग था। स्पेन में भी हुआ सिविल वॉर, तो ये क्या था? लेकिन 85% के आसपास ही वहां के लोकल लोग हैं स्पेन में, 15% के आसपास बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं कि भारत में, जैसे भारत में कई लोग कहते हैं कि 15% के आसपास लोग हैं जो कोऑपरेट नहीं करते, डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो स्पेन में भी है। इजराइल को ले लें आप, इजराइल तो बहुत ही छोटा सा कतरा सा देश है, स्पेन तो फिर भी चलो अपनी वजूद रखता है नक्शे पे, वहाँ पर भी यही स्थिति है। तो कहने का हमारा मतलब ये है कि छोटे छोटे देश, जरा सी पॉपुलेशन के देश कितनी तरक्की करते हैं, वहाँ से हमें टेक्नोलॉजी खरीदनी पड़ती है। हमारे पास बहुत संसाधन हैं, तो कभी संभावनाएं बनाइए, हम भी कोशिश करें कि हमारे देश में भी टेक्नोलॉजी इस तरह की हो जो कि हम भी प्राउड से कह सकें कि ये हमारी टेक्नोलॉजी है। आज का प्रोग्राम यहीं समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार।